अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय घोमका, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के प्राचार्य और इस एक दिवसीय राष्ट्रीय ई संगोष्ठी के संरक्षक डॉक्टर IR सोनवानी जी, संगोष्ठी के मुख्य अतिथि और मेरे अभिन्न भ्राता भाई माननीय सांसद श्री कामाख्या प्रसाद तासा जी, डॉक्टर रंगनाथ रवि जी, संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर AK झा जी, डॉक्टर VK देवांगन जी, श्रीमती प्रीति कुरसैल जी, आयोजन समिति और तकनीकी सहायता समूह के सदस्यगण, मुझे सुन रहे प्राध्यापक बंधु, शोधार्थी और विद्यार्थी समुदाय, आज का संवाद एक बदले माहौल में है। रंगनाथ जी ने प्रकाश डाला बड़े ही सूक्ष्म तरीके से अर्थव्यवस्था में, शिक्षा में क्या प्रभाव आने वाले हैं, क्या बदलाव आने वाले हैं, इस पर चर्चा उन्होंने की। देश और दुनिया कोविड-19 नामक चाइनीज महामारी के चपेट में है। इस चपेट के क्या सुपरिणाम दुष्परिणाम हो सकते हैं, उस पर चर्चा की उन्होंने। अमूमन अच्छी चर्चा रही, मैं उन चर्चाओं को दोहराऊंगा नहीं। मैं अपनी बात का वो हिस्सा आपके सामने रखूंगा जो रवि जी ने विचार के बिंदु छोड़े हैं, उससे निकली है बात। देखते देखते समर्थ और ताकतवर कहे जाने वाले देशों के सामर्थ्य और ताकत का भ्रम टूट गया। ताकत और सुविधा संपन्नता के जो मापदंड हमने तय किए थे, वे देखते ही देखते बिखर गए। इस यथार्थ की व्याख्या में हमारी घोषित बुद्धि की सीमांत नजर आ रहे हैं। जिन शब्दावलियों में आज तक हम यथार्थ की व्याख्या करते रहे हैं, वो शब्दावलियां असमर्थ नजर आ रही हैं। चीन के वुहान शहर से निकला एक छोटा सा वायरस विकास की, बौद्धिकता की, सुविधाओं की, वैज्ञानिक प्रगति की सीमाओं को दिखा देगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। पर एक तुलना की जा सकती है, जैसे तुलना रवि जी ने की। एक तुलनात्मक यथार्थ सुख और दुख दोनों को समझने की ताकत देता है। भारत में ऐसी स्थितियों में क्या अनुभव रहे हैं आज तक, उन पर एक बार विचार किया जाना चाहिए। महामारी आती रही हैं, महामारियों का एक इतिहास है। मुझे निराला जी याद आ रहे हैं। निराला जी को आप जानते होंगे, जो लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं या हिंदी क्षेत्र के हैं, उनके लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम सर्वज्ञात है। उनकी एक रचना है कुल्ली भाट। मैं निराला जी को ही शब्दशः उद्धृत कर रहा हूं। मैं डालमऊ में गंगा के तट पर खड़ा था। जहां तक मेरी नजर जाती थी, गंगा के पानी में इंसान की लाशें ही लाशें दिखाई देती थीं। मेरे ससुराल से खबर आई कि मेरी पत्नी मनोहरा देवी चल बसी। मेरे भाई का सबसे बड़ा बेटा जो 15 साल का था और मेरी 1 साल की बेटी ने भी दम तोड़ दिया। मेरे परिवार के कई लोग हमेशा के लिए जाते रहे। लोगों को दाह संस्कार के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही थीं। पलक झपकते ही मेरा परिवार सामने से गायब हो गया। मेरे चारों ओर अंधेरा था। अखबारों से पता चला कि ये सब एक बड़ी महामारी के शिकार हुए। यह तुलना आज से 100 साल पहले 1918 के बाद की स्थितियों में फैले हुए महामारी के चित्रण की है। बाद में ऐसी ही महामारी का शिकार महात्मा गांधी का भी परिवार हुआ। महात्मा गांधी खुद स्पेनिश फ्लू के शिकार हो गए थे।
उनकी पुत्रवधू गुलाब और पोते शांति की मौत हुई थी। अगर गांधी इस बीमारी से ठीक नहीं हुए होते तो शायद भारत की लड़ाई, आजादी की लड़ाई का इतिहास ही कुछ और होता। इससे पहले, आज से 100 साल पहले जब ये महामारी दूसरे शक्ल में आई, प्लेग के शक्ल में आई, तो इस महामारी ने इस देश में करीब 1 करोड़ लोगों की जान ली। उस महामारी पर टिप्पणी करते हुए वर्तमान महामारी के प्रभावों का मैं उल्लेख करूंगा। आज से लगभग 102 वर्ष पहले, यानी 29 मई सन 1918 को प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे से वापस लड़ रहे भारतीय सैनिकों का जहाज तब के बंबई और अब के मुंबई बंदरगाह पर आकर लगा। एक सज्जन हुए हैं अमित कपूर। अमित कपूर मेडिकल हिस्टोरियन है। उनकी एक पुस्तक है राइडिंग द टाइगर। इस घटना का उल्लेख करते हुए अमित कपूर कहते हैं कि 29 मई 1918 के बाद यह जहाज बंबई बंदरगाह पर लंगर डाले खड़ा रहा। करीब 10 सिपाहियों को नज़ला, जुकाम और बुखार की शिकायत थी। यह तारीख थी 10 जून 1918। यह भारत में स्पेनिश फ्लू का पहला मामला था। बंबई से यह बीमारी रेल के माध्यम से पूरे देश में फैल गई। इसी समय बंगाल का अकाल पड़ा। स्पेनिश फ्लू और बंगाल के अकाल ने और तब के औपनिवेशिक शासन ने एक ऐसा भयावह यथार्थ रचा जो आज तक देश में देखा नहीं गया था। मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं। जॉन बेरी हैं एक सज्जन। जॉन बेरी की एक पुस्तक है द ग्रेट इन्फ्लुएंजा। जॉन बेरी की पुस्तक द ग्रेट इन्फ्लुएंजा को अगर हम आधार माने तो इस बीमारी से तत्कालीन भारत में लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोग मरे। यह तत्कालीन भारत की जनसंख्या के लगभग 6% थी। 1918 के साल में आर्थिक विकास की दर 0 से नीचे जाकर -10.8 पर पहुंच गई थी। भारत की जनगणना के इतिहास में सिर्फ एक बार जनसंख्या वृद्धि की दर घटी है और वह दर सन 1911 से 1921 के बीच की जनसंख्या वृद्धि की दर थी। 2 साल यह महामारी चली, यानी 1920 तक आते आते इस महामारी पर नियंत्रण पा लिया गया। आज के भारत को देखें तो स्थिति उतनी भयावह नहीं है। रोग भयावह है। कोविड-19 के दुष्प्रभाव भयावह हैं, पर उसके निष्कर्ष भारतीय समाज में सकारात्मक भी हैं। मैं एक और उदाहरण दूंगा, उसके बाद भारतीय समाज पर आऊंगा। इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में प्लेग आया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 2 साल के लिए बंद कर दिया गया। सन 1663 से लेकर 1665 तक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और उसका ट्रिनिटी कॉलेज बंद हुआ। मैं आपको एक बात बताऊं, न्यूटन, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, न्यूटन इन्हीं दिनों ट्रिनिटी कॉलेज के विद्यार्थी थे। जब विश्वविद्यालय 2 वर्ष के लिए बंद हुआ तो न्यूटन को अपने घर लिंकनशायर जाना पड़ा। लिंकनशायर से सन 1965 में वो आए, जब पुनः कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय खुला, और अपने गांव के अनुभव, वहीं उन्होंने उस सेव गिरते देखा था, के आधार पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आने के बाद उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? कठिन परिस्थितियां जीवन में कई बार सकारात्मक स्थितियों को जन्म देती है, जिसकी ओर रवि जी ने इशारा किया। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, स्वावलंबन के क्षेत्र में, शिक्षा के तकनीकीकरण के क्षेत्र में कई छोटे छोटे उदाहरण उन्होंने दिए। भारत में
इन उदाहरणों के बीच कई सकारात्मक चिन्ह देखने को मिलते हैं। स्थितियां कठिन हैं, पर सकारात्मक निष्कर्ष है। आपदा कई अवसर और संदेश देते हुए आ रही है। अवसर यह है कि दुनिया को नेतृत्व देने की यूरोप और अमेरिका की सर्वमान्यता प्रश्न चिन्हित है। हम सुनते आए कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। आपको याद हो कि जब 21वीं सदी की शुरुआत हुई, उस समय भारत में पूरी दुनिया में एक समस्या आई जो Y2K नाम से चली। भारत के विद्यार्थियों ने, भारत के वैज्ञानिकों ने इस Y2K समस्या का समाधान किया था। मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, WHO मान रहा है कि कोरोना जाएगा नहीं। फिर क्या होगा? इस कोरोना के साथ हमें जीने की आदत डालनी होगी। इस जीने की आदत के साथ हमारे कुछ मूल्यबोध बदलेंगे। देखते ही देखते विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तकनीकी पर सवार हो गए। आज से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था, और ऐसा सोचना पॉलिटिकली इनकरेक्ट था। 1995 में भारत में मोबाइल फोन आया, 2006 में फेसबुक आया, 2009 में भारत में स्मार्टफोन आया, अप्रैल 2012 में एयरटेल ने 4G लॉन्च किया। किसने सोचा था कि जिस 2006 में दिल्ली से राजनांदगांव जाने में 36 घंटे लगते हैं, उस राजनांदगांव के एक महाविद्यालय में 2020 में दिल्ली और आसाम से बैठकर सेमिनार किया जाएगा। जो आपके तीनों ही वक्ता देश के 3 हिस्सों से हैं। रंगनाथ रवि जी अहमदाबाद में बैठे हुए, हमारे माननीय सांसद ताशा जी जोरहाट में बैठे हुए हैं, आसाम में बैठे हुए हैं, पूर्वोत्तर भारत में बैठे हुए हैं, और मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं। आज से 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। तकनीकी की व्याख्या में हमारी लोकप्रिय शब्दावली असमर्थ रही है। कोविड-19 का यह संकट शिक्षा को बदलने जा रहा है, विश्वविद्यालयों को बदलने जा रहा है। परंपरागत कक्षाएं और गुरुजी लोग या तो तकनीकी के इस खेल में शामिल हो जाएं या अप्रासंगिक हो जाएं। 12 मई को देश के नेतृत्व ने अपने संबोधन में स्पष्ट भी किया कि शिक्षा और अर्थव्यवस्था और विकास की प्रतिस्पर्धा में अगर हमें बचे रहना है तो हमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना पड़ेगा। अब कक्षाएं गुरुजी का स्वायत्त इलाका नहीं है, क्लासरूम कोई ऑटोनॉमस यूनिट नहीं है, सब कुछ तकनीकी के जद में है। इसलिए पारदर्शिता और जवाबदेही की शिक्षा में तकनीकी की उपस्थिति आपको कक्षाओं में अनुशासित रखे हुए है। आप कुछ भी बोलकर नहीं निकल सकते। आपका बोला हुआ, हमारा बोला हुआ, रवि जी का बोला हुआ, ताशा जी का बोला हुआ, हर शब्द कैमरे और रिकॉर्डिंग की व्यवस्था के जद में है। एक तीसरी आंख का भय आपको बराबर। एक बात बताऊं आपको, तकनीकी ने मानवीय संबंधों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित की है। सामाजिक संबंध और मानवीय संबंध पर इसका एक प्रभाव आया है। आप किसको पसंद करते हैं, किस पे कमेंट करते हैं, किसको लाइक करते हैं, किसको अद्भुत अतुलनीय बताते हैं, यह केवल वही नहीं देख रहा है, अपितु वह भी देख रहा है जिसे आप नहीं दिखाना चाहते हैं। यह एक खुला खेल है जहां आपकी बुद्धि और चातुर्य के सीमांत साफ साफ नजर आ रहे हैं। कोविड-19 का उत्तरकाल, कोविड-19 के जो प्रभाव आपकी कक्षाओं में जब आएंगे तो कक्षाएं, शिक्षा आपका निजी स्वायत्त इलाका नहीं रहेगी। तकनीक का प्रवेश, ठीक कहा रवि जी ने, शिक्षा के मानकीकरण की दिशा में भी बदलाव लाएगा। एक और बात होगी, आजादी के 70 सालों में देश के शुद्ध, देखिए पूर्वोत्तर से तो मेरा इश्क है, पूर्वोत्तर के उन गांवों में, पूर्वोत्तर के उन क्षेत्रों में जहां आप स्कूल नहीं पहुंचा पाए, महाविद्यालय नहीं पहुंचा पाए, शिक्षा में तकनीकी के प्रवेश ने, शिक्षा मीडिया से, दूरदर्शन से शिक्षा की पहुंच बढ़ेगी।
और बढ़ भी रही है। स्वयं प्रभा का उदाहरण सामने है। भारत जैसे देश में यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं की कमी है। शिक्षा के क्षेत्र में इस कोविड-19 के कारण आए हुए तकनीकी के वर्चस्व ने दूर दराज के इलाकों में मानकीकृत शिक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित किया है, वहीं पारदर्शिता और जवाबदेही को भी सुनिश्चित किया है। तकनीकी अतिवादी शब्दावलियों और व्याख्याओं को बर्दाश्त नहीं करती है। अतिवादी शब्दावलियों के दिन लद गए। नया आने वाला समय कह रहा है संयमित रहिए, अनुशासित रहिए, पारदर्शी रहिए, ट्रांसपेरेंट रहिए और जवाबदेह रहिए। एक दूसरी आंख, एक तीसरी आंख आपको देख रही है। एक मेरे बहुत ही प्रिय लेखक हैं युवाल नोआ हरारी। युवाल नोआ हरारी इजराइल के हिब्रू विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाते हैं। वे सोशल हिस्टोरियन हैं। उनकी एक पुस्तक है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरीज। हिंदी में इसको कहें, हिंदी में पुस्तक है 21वीं शताब्दी के 21 सबक। पुस्तक अमेजन पर भी उपलब्ध है और गूगल प्ले बुक पर भी उपलब्ध है। यह पुस्तक सभ्यता, तकनीकी और मनुष्य के संबंधों की रोचक व्याख्या है। नोआ हरारी का उल्लेख इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि नए बनने वाले समाज में कोविड के बाद जो नया समाज बनेगा उसमें सूचना, ताकत, लोकतंत्र और आतंकवाद के स्वरूप की तार्किक व्याख्याएं वो करते हैं। वे बताते हैं कि एक ऐसा समाज बनने वाला है जहां सेंसरशिप का कोई मतलब नहीं होगा। अब राज्य सूचनाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, बल्कि इतनी बड़ी पैमाने पर आपको सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी कि आपका विवेक सही और गलत सूचना में अंतर करने में असमर्थ होगा। इस महामारी के बाद, इस महामारी के दौर में, इस महामारी के प्रभाव से एक सूचनाओं की महामारी आने वाली है। कई नए प्रश्न खड़े हो रहे हैं जो सिर्फ प्रश्न के रूप में आपके सामने छोड़ रहा हूं। क्या आपको नहीं लगता कि यूरोपियन रेनेसां और यूरोपियन औद्योगिक क्रांति के दौर में अपदस्थ कर दिए गए ईश्वर की केंद्रीयता पुनः स्थापित हुई है? एक चुभने वाली बात कहूंगा, भारत और जगहों पे छुआछूत को लेकर जिस किस्म के विमर्श स्थापित किए गए, उन विमर्शों के दिल लद गए। क्या हमें अपने अस्तित्व बचाना है तो साथ खाने, साथ रहने, एक दूसरे से सटने और नैकट्य की तमाम ज्ञात अवधारणाओं से दूरी बना लेनी होगी। जीना है तो छुआछूत करना ही होगा। हमारे नए मित्रों के नाम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित होंगे। हमारे नए मित्रों के नाम बिक्सबी, कोर्टाना, एलेक्सा, सिरी, गूगल और गूगल असिस्टेंट होंगे। इंतजार कीजिए, आने वाले दिनों में हमारी नई दुनिया जो बन रही है, उस नई दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व बढ़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया आपकी हुक्मोदूली नहीं करेगी। कोर्टाना, बिग आपकी टहल बजाएंगे, आपके आदेश का पालन करेंगे। आप इनसे जी भरकर खेलिए, लेकिन हाड़ मांस के मनुष्यों से आपको दूर रहना होगा। एक ऐसी दुनिया बननी होगी जहां आप अंगूठे के निशान से पहचाने जाएंगे, हाथों के लकीरों से पहचाने जाएंगे। आप एक बायोमेट्रिक आइडेंटिटी होंगे। यह बायोमेट्रिक आइडेंटिटी यह आपको पूरी तरह से व्याख्येय बना देगी। आपका हंसना, आपका रोना, आपकी हृदय गति, सब कुछ व्याख्येय होगी। इस पर ज्यादा कहूंगा तो विरस होगा, रस विरस होगा। लेकिन जो स्थितियां बनने वाली हैं, उन स्थितियां से मुक्त रह नहीं सकती हैं। समाज में एक बड़ा संकट आने वाला है, और वह है कि हमारे ज्ञात अनुभवों को, जिनको आज तक हम सच मानते रहे हैं, वे झूठे साबित होने हैं।
हमारे अनुभव का झूठ प्रकट हो रहा है। समाज में नए आलंबन पैदा होंगे, ज्ञात आलंबन प्रश्न चिन्हित होंगे। जब स्पर्श से कोरोना हो जाएगा, गंध से महामारी फैलेगी, छूने से अस्तित्व संकट में आ जाएगा, तो प्रेम और इश्क की सभी कविताएं अप्रासंगिक होंगी। वर्क फ्रॉम होम होगा तो ट्रेड यूनियन का क्या होगा, मजदूरों की एकता का क्या होगा। एक नई वर्क कल्चर की उत्पत्ति होने वाली है, एक नया वर्क कल्चर आ रहा है। मित्रों, आपको तकनीकी और बदली हुई इसी दुनिया में आपको रहने का एहसास पालना होगा। हमारे ज्ञान और अनुभव के नए इलाके बनने जा रहे हैं। एक आभासी दुनिया बनने जा रही है, एक ऐसी दुनिया बनने जा रही है जो क्षणभंगुर है, आकर्षक है और ऑनलाइन है। चीजें आपकी व्याख्या से परे जा रही हैं। इन व्याख्याओं के लिए ज्ञान के नए विमर्श तय करने होंगे। देखिए, आप तकनीकी को, ऑनलाइन शिक्षा को चाहे जितना गाली दे लें, अब गाली भी ऑनलाइन होकर ही आपको देना होगा। सब कुछ तकनीकी के जद में होगा। या इस तकनीकी के सकारात्मक उपयोग का भाव रखेंगे तो आप इस तकनीकी के सामर्थ्य को प्राप्त कर पाएंगे। आप इस तकनीकी से एक अस्पृश्यता रखेंगे, इस तकनीकी से बाहर जाने की कोशिश करेंगे, तो आप उस पूरी विकास की प्रक्रिया से बाहर चले जाएंगे। एक अति चंचल यथार्थ पैदा होगा। देखिए, आज के लिए आप मुस्कुराइए कि इस चाइनीज वायरस ने आपको तैयार किया है एक ऐसे भविष्य के लिए, एक ऐसे यथार्थ का सामना करने के लिए जो एल्विन टॉफलर के शब्दों में फ्यूचर शॉक है। आप कितना भी गरिया लीजिए, आपको रहना इसी के अंदर है। मित्रों, राजनंदगांव के इस महाविद्यालय ने इस नए यथार्थ की व्याख्या के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया है। अमूमन इस चीज को आप भी महसूस कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि आपके अनुभव ज्यादा प्रामाणिक होंगे। हम लोग महानगरों में बैठे हुए हैं, पर प्रामाणिक अनुभव भी तभी प्रामाणिक होंगे जब उनके तकनीकी का साथ होगा। नए सूत्र और ज्ञान के नए विमर्श की दुनिया में आप जा रहे हैं। आपके लिए शुभकामनाएं। इसी मंगल कामना के साथ आप सबों का हार्दिक आभार। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।